बच्चों, विश्वास करती हूँ कि विगत कक्षाओं में जो कुछ भी हमने सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में पढ़ा वो आपने सुना होगा, समझा होगा, मनन करा होगा। और ये विश्वास मेरा इसलिए और सुदृढ़ है क्योंकि आप पिछले 2 वर्षों से जो कुछ कक्षा में प्रदर्शित करते आ रहे हैं वो अतुलनीय हैं, वो बहुत अधिक तारीफ़ के योग है क्योंकि आप कक्षा में हमेशा से नियमित रहे हैं। और मुझे इस बात का हर्ष है कि सभी बच्चे तो नहीं पर 2-3 बच्चे आप में से ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने असाइनमेंट को पूरा करके भेज रहे हैं। मेरे लिए यही संतुष्टि का एक बहुत बड़ा रास्ता है, माध्यम है और कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा देता है कि आने वाले समय में और भी विद्यार्थी जुड़ते चले जाएंगे। आज हमने जहां अपनी बात को छोड़ा था कि समाजशास्त्र विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इस विषय पे हम निरंतर चर्चा कर रहे थे। हमने अनेक विद्वानों की बातों को सुना और समझा था। हमने ये जाना था कि मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन आदि का मत है कि मानव शास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। याद है आपको? हमने इस बात की चर्चा की थी कि क्या केवल विज्ञान है या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ बहुत दृढ़ता से मैलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि मानव शास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, परंतु इसके विपरीत विचारधारा वाले कौन थे? पेनीमैन थे। उन्होंने क्या कहा था कि प्राकृतिक इतिहास की यह एक शाखा है, इसके अंतर्गत जीव प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थिति का अध्ययन आता है। दूसरे रूप में मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। अब मैंने आपको याद दिलाया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद आ गया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो अलग अलग विचारधाराएं रहीं, इन विचारधाराओं के आधार पर हमने क्या जाना और समझा। बच्चों, इतना तो निश्चित है कि मानव शास्त्र एक विज्ञान है, इसको लेके तो कहीं पर भी कोई संशय नहीं है क्या? नहीं है ना? तो परंतु यह प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान, इसका भी स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। इस विषय में 2 विरोधी मत हैं और ये विरोधी मतों के बारे में मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की है। एक तो है फोर्टेज, क्या नाम बताया मैंने? फोर्टेज, और दूसरा है नेडेल। इन दोनों के मतानुसार, ये दोनों कौन है? गायक हैं, नृत्यक हैं? नहीं ना, ये क्या है? मानव शास्त्री हैं। ये इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जैसे ही मैं आपसे पूछती थी पिछली कक्षाओं में आप एकदम से चौंक जाते थे। और ये आपकी दिमागी एक्सरसाइज है कि आप जानते हैं कि ऋतु इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछती है, तो आप आने वाली कक्षाओं के लिए भी तैयार रहिएगा। ये तो मेरा दुर्भाग्य कि इस वक्त आप मेरे सामने नहीं हैं, नहीं तो आप लोगों को पढ़ाना, आप जैसे अच्छे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए और भी मनोरंजनात्मक हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे प्राप्त प्रतिक्रियाओं के पश्चात मुझे और अधिक मेरा उत्साहवर्धन होता है और मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छा पढ़ाऊँ। और आप लोग जो बच्चे मेरा यूट्यूब सुन रहे हैं, हाँ, वो मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, ये वो मान के चलें और उनको मेरी तरफ से बहुत सारा आभार। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोर्टिस और नेडल की। ये दोनों मानव शास्त्री रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाजों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों द्वारा करता है। ठीक है, अब मानव शास्त्र का वास्तविक कार्य क्या है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानव शास्त्र का वास्तविक कार्य क्या है। मानव शास्त्र का वास्तविक कार्य भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संबंध में लंबे चौड़े विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, अपितु इन संस्कृतियों से संबंधित समस्त घटनाओं तथा तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव समाज के उद्भव, विकास कार्य तथा परिवर्तन के संबंध में सामाजिक नियमों का पता लगाना है। सामाजिक नियमों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल लॉज। ठीक है, किसका पता लगाना है? सोशल लॉज का। कैसे पता लगाना है? इन संस्कृतियों से संबंधित, मतलब कौन सी संस्कृति? भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ। हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है ना, तो
भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संबंध में लंबे चौड़े विवरण प्रस्तुत नहीं करना। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी उसकी पढ़ डाली ना, उसके संबंध में उससे संबंधित समस्त घटनाओं तथा तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव समाज के उद्भव, विकास, कार्य तथा परिवर्तन के संबंध में सामाजिक नियमों का पता लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में अनेक नियम अवस्थाएं हैं जिन पर कि समय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में सामाजिक जीवन की अनेक घटनाएं कुछ निश्चित नियम अनुसार होती हैं और इन नियमों का पता लगाना अवलोकन तथा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उसी प्रकार से लगाया जा सकता है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक नियमों का पता लगाया जाता है। वास्तव में ये सब इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का एक अंश है। क्यों? इस बात को हम वापस से दोहराएं कि सामाजिक जीवन में अनेक नियम अवस्थाएं हैं, ठीक है, जिन पर कि समय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में सामाजिक जीवन की अनेक घटनाएं कुछ निश्चित नियम अनुसार होती हैं और इन नियमों का पता लगाना अवलोकन तथा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उसी प्रकार से लगाया जा सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक नियमों का पता लगाया जाता है। और ये किस लिए संभव है? क्योंकि मनुष्य प्रकृति का एक अंश है। अब प्रकृति में क्या है बेटा? पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, ठीक है। और कितनी अनोखी बात भारतीय संस्कृति ने, वेदों ने कही थी कि मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो यही बात तो कही जा रही है कि ये सब इसलिए संभव है क्योंकि मनुष्य प्रकृति का एक अंश है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस विचारधारा के विरोध में कौन सी विचारधारा? याद कीजिए, मैं खुद भूल गई आपके साथ। दरअसल ये विचारधारा जो पहले फोर्टिस और लैंडल ने दी, वो कहते कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। अब इस प्राकृतिक विज्ञान का विरोध किसने किया? क्रोबर ने, बिडेन ने, इवांस प्रिचार्ड ने। ये वो समाजशास्त्री हैं जिनका मत किससे अलग है? फोर्टिस से और नेडल से। फोर्टिस और नेडल ने क्या कहा है? याद कीजिए, उन्होंने कहा मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है तथा मानव समाजों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों द्वारा करता है। लेकिन क्रोबर, बिडेन तथा इवांस प्रिचार्ड क्या कहते हैं? मानव जीवन का केवल एक प्राकृतिक या शारीरिक और मानसिक स्तर नहीं होता बल्कि एक सामाजिक स्तर भी होता है। सच कहूँ तो मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। कैसे? देखिए, हमारा शरीर है, हमारा मन है, परंतु हम हम सामाजिक प्राणी हैं। बिना सामाजिक संसर्ग के, बिना अंतःक्रिया के, बिना आपस में बातचीत किए बगैर, बिना आपस में संबंध स्थापित किए बगैर हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम जीवन जी सकते हैं, एक बेहतर और अच्छा, एक संतुलित जीवन नहीं जी सकते। तो यही बात बिडेन, इवांस प्रिचार्ड और क्रोबर ने कही कि मानव जीवन का केवल एक प्राकृतिक या शारीरिक और मानसिक स्तर नहीं होता बल्कि एक सामाजिक स्तर भी होता है। मानव समाज सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, ठीक है। तो मानव समाज सौर मंडल की भांति केवल एक प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, यह तो मानवीय या सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। भाई यही बात तो हम पहले दिन से, जब अब तो आप बड़ी कक्षा में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपको ये तरह तरह के से अलग अलग उदाहरण देके, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ एक तथ्य के लिए शायद 10-10 उदाहरण देती हूँ। तो अलग अलग उदाहरणों से मैंने आपको समझाया था कि सामाजिक अंतर संबंधों से ही या सामाजिक संबंधों की व्यवस्था ही एक समाज का निर्माण कैसे होता है? सामाजिक संबंधों से। तो सामाजिक संबंधों की ये व्यवस्था है। तो वास्तव में समाज उन मानवीय सामाजिक अंतर संबंधों का संपूर्ण क्षेत्र है जो एक समूह के व्यक्तियों के बीच में पाया जाता है और जो उन्हें एक व्यवस्था के अंतर्गत संगठित, नियंत्रित तथा स्थिर रखता है।
अब ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि देखो हमारा समाज कहीं ना कहीं हमें नियंत्रित रखता है, वरना तो मनुष्य अमानवीय, असंस्कृति से भरपूर हो जाए। लेकिन समाज का जो उसे डर है, देखिए इसे नकारात्मक तौर पे ना लीजिएगा, लेकिन समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता है। नहीं तो देखिए परिवार और समाज वो संस्थाएं हैं जो आपको आपके जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं, वरना तो हम शायद सामाजिक प्राणी ना तो रहें और ना ही कहलाएं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ें तो ये सामाजिक अंतर संबंध अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न, स्थिर तथा परिवर्तित होते रहते हैं। अतः समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये बात किसने कही है, याद रखिएगा, ये बात कहिए, और ये असाइनमेंट में भी दे सकती हूँ मैं आपको। बहुत 2 नंबर का 2 अंक का ये प्रश्न आ सकता है कि किन मानव शास्त्रियों ने कहा कि समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, ना कि प्राकृतिक। तो आपका उत्तर क्या होगा, क्रोबर, वेडेन और इवांस प्रिचार्ड है। तो उसी प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और चूंकि मानव शास्त्र इसी मानव तथा उसके समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस कारण इसकी गणना सामाजिक विज्ञानों में होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अच्छा, सामाजिक विज्ञानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल साइंस। अब आगे बढ़ें हम, एक कदम आगे बढ़ते हुए हम अपनी बात को और स्पष्ट करते जाएंगे, और लास्टली फाइनली वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी। और जब अंकित हो जाएगी तो फिर जब हम जो PDF नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी उसे आप पढ़ेंगे, फिर एक बार वापस से वीडियो को सुनेंगे या फिर PDF नोट्स पढ़ाएंगे, छपाक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और उसके बाद आप खूब अच्छे नंबरों से पास होंगे, खूब अच्छे अंकों से पास होंगे, और आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन उन सब में मेरा नाम अवश्य जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी हर सफलता मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं आप लोगों के बहुत नज़दीक हूँ ना। तो आगे बढ़ें। तो मानव शास्त्र के 2 प्रमुख भाग जो क्रमशः मनुष्य और उसकी संस्कृति के अध्ययन से संबंधित हैं, कौन कौन से हैं, शारीरिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इनमें से शारीरिक मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति, उद्विकास, शारीरिक बनावट, भिन्नताओं आदि का अध्ययन है। इसके लिए इस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों पर अत्यधिक निर्भर रहना होता है। अतः स्पष्ट है कि मानव शास्त्र किसके अधिक निकट रहना होता है। मैं थोड़ा सा बैक गियर में गाड़ी ले रही हूँ, किसके निकट रहना पड़ता है, जल्दी से बोलिए। तो इसको अधिक निकट रहना पड़ता है, प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है, उनके निकट रहना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि मानव शास्त्र का यह भाग शारीरिक मानव शास्त्र अध्ययन, वस्तु तथा पद्धति की दृष्टि से प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक निकट है, परंतु दूसरा भाग सांस्कृतिक मानव शास्त्र का है, जो कि मानव समाजों तथा उसकी संस्कृति से संबंध है, तो सामाजिक विज्ञानों के अधिक निकट है। इस प्रकार मानव शास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। तो सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र मानव के शरीर तथा संस्कृति से संबंधित तथ्यों का ठीक ठाक वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, याद करते जाएं उंगलियों पर। पहला, मानव के शरीर तथा संस्कृति से संबंधित तथ्यों का ठीक ठाक वर्णन करता है। आगे बढ़ें, याद हुआ, समझ में आया। देखो रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, उसे समझो फिर याद करो कि सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मानव के शरीर तथा संस्कृति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। दूसरा, तथ्यों और घटनाओं का उचित विश्लेषण एवं वर्गीकरण करके सामान्य परिणाम निकालता है। ठीक है, यही बात तो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। जब हम समाजशास्त्र को विज्ञान की बात कहते हैं तो यही विशेषता हम पढ़ते हैं। फिर तीसरा है परिवर्तन और प्रक्रियाओं के कारण तथा दिशाओं को निश्चित करता है। ठीक है, अब इसके बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत भी करता है। अब हम
आगे बढ़ेंगे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं मानव शास्त्र का अध्ययन विषय क्या है। तो इस अध्ययन विषय की जब हम बात करते हैं तो इसको मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन विषय। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। मानव समूह या विभिन्न प्रजातियों की शरीर रचना संबंधी विषयों का अध्ययन मानव शास्त्र का प्रथम और प्रमुख अध्ययन विषय है। तो आप याद करोगे, टिप्स पे ध्यान रखोगे। क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट कि मानव समूह या विभिन्न प्रजातियों की शरीर रचना संबंधी विषयों का अध्ययन मानव शास्त्र का प्रथम और प्रमुख अध्ययन विषय है। इसके अंतर्गत न केवल सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मनुष्यों की शारीरिक बनावट में किस किस प्रकार के अंतर उत्पन्न हुए हैं इसका ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव की उन समस्त शारीरिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है जो कि मानव को पशु जगत से पृथक करती है। क्लियर? आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त क्या करता है? इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति। देखिए बेटा, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में यही अंतर है। मानव शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, ये इन सारी बातों पर का अध्ययन किया जाता है। परंतु मानव शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पटापेक्ष सम्मिलित होता है और यहाँ पर ये अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की जो प्रजाति है उसने किस प्रकार से अपना स्वरूप ग्रहण किया। तो इसलिए कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव की प्रजातियों के विभिन्न स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से उसकी खोपड़ी और नाक की बनावट, कद, रक्त समूह, खोपड़ी का घनत्व, हाथ पैर की लंबाई, शरीर का रंग, आँखों का रंग, बाल, होंठ, जबड़ों का ढांचा आदि के आधार पर पृथक पृथक किया जाता है। थोड़ा सा उलझ गए? जल्दी जल्दी समझाया। देखिए, समाज में सृष्टि ने अलग अलग प्रजातियों को निर्मित किया। आपने देखा होगा पश्चिमी संस्कृति में अधिकतर व्यक्तियों का रंग गोरा होता है, नाक तीखी और लंबी होती है, कद उनका लंबा होता है, हाथ पांव उनके लंबे होते हैं, आँखों का रंग अमूमन नीला होता है, काला भी होता है पर अधिकतर, है ना, और बालों का रंग भूरा होता है। वहीं अफ्रीकन जो देश हैं वहाँ पर कद तो लंबा होगा लेकिन नाक चौड़ी होती है, रंग काला होता है, ठीक है, और बाल काले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं। अब समझ गए आप? तो इन शारीरिक लक्षणों का मानव शास्त्र अध्ययन करता है। तो इन शारीरिक लक्षणों की माप आदि करके विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक भेदों को सिद्ध करना मानव शास्त्र के अध्ययन विषय का एक प्रमुख अंग है। अब आगे बढ़ें। तो मानव शास्त्र के अध्ययन विषय का दूसरा क्षेत्र समस्त संस्थागत व्यवहारों, आदतों और क्षमताओं का है। संस्थागत व्यवहार क्या है? जो अपेक्षित हैं समाज में, जिसके अनुरूप आपको व्यवहार करना है, ठीक है, ये संस्थागत व्यवहार हैं। तो मानव शास्त्र के अध्ययन विषय का दूसरा क्षेत्र क्या है? समस्त संस्थागत व्यवहार, आदतों और क्षमताओं का है, जिसके द्वारा मनुष्य और प्रकृति में तथा मनुष्य और मनुष्य समूह में अनुकूलन संभव होता है। इसके अंतर्गत उन समस्त आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों और संस्थाओं का समावेश है जो कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़े एक कदम और। अब पता चला कदम 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 बढ़ते बढ़ते हम तो आगे पहुंच गए और अब पीछे का आपने सारा विस्मृत कर दिया, भूल गए। इसीलिए मैं दोबारा गाड़ी को मोड़ लेती हूँ, बैक गियर में गाड़ी ले लेती हूँ कि वो आपको याद दिलाती जाऊँ कि पीछे हमारा क्या छूट गया है। तो
पहली बात हमने क्या कही थी कि मानव समूह या विभिन्न प्रजातियों की शरीर रचना संबंधी विषयों का अध्ययन करना मानव शास्त्र का प्रथम और प्रमुख अध्ययन विषय है। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि मानव शास्त्र के अध्ययन विषय का दूसरा क्षेत्र समझ संस्थागत व्यवहार, आदत और क्षमताएं हैं, जिनके द्वारा मनुष्य और प्रकृति में तथा मनुष्य और मनुष्य के समूह में अनुकूलन संभव होता है। इसके अंतर्गत उन समस्त आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों और संस्थाओं का समावेश है जो कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। आ गया समझ में? अब मानव शास्त्र विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाएं, इसमें ये संस्थाओं के भीतर क्या आता है, क्या समावेशित होता है? ज्ञान, विश्वास, प्रथा, धर्म, जादू, ललित कला, सरकार, न्याय, विवाह, परिवार आदि, है ना। तो इन धार्मिक तथा सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं के उद्भव तथा उद्विकास का अध्ययन करता है। मानव शास्त्री सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेजेस। तो स्तरों एवं संस्कृति की समानताओं और भिन्नताओं के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं। आदिमकालीन अर्थव्यवस्था, आविष्कार, परिवार, विवाह, नातेदारी, भाषा, विज्ञान, विधान, न्याय, कला, साहित्य, ओहो कितना सब कुछ है हमारे पास जिसको मानव शास्त्री अध्ययन करते हैं। वापस से दोहरा दूँ, सबसे मेन पॉइंट क्या है? जिसके बिना तो आदिम समाज की, देखिए ये आधुनिक समाज में नहीं है इतना जादू, लेकिन आदिम समाज में ये व्याप्त है। तो मानव शास्त्री किस किस का अध्ययन करेंगे? धर्म, जादू, और आदिम समाज में बहुत खूबसूरत संगीत और नृत्य होते हैं, तो स्वभावतः उनका भी अध्ययन करेंगे। उनकी अपनी एक शासन विधि होती है, हम आगे पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। उनका अपना अलग कला होता है, कला और संगीत, नृत्य, विवाह, नातेदारी का, ये भी हम पढ़ेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं इनकी बिल्कुल अलग होती हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं का कैसे विकास हुआ, है ना, किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित होकर वर्तमान काल तक पहुंची, इन सब का अध्ययन मानव शास्त्र करता है। तो सार रूप में ये कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य जाति के शरीर, समाज तथा संस्कृति से संबंधित समस्त विषयों का समावेश है। सारे विषयों को उसमें डाल दिया गया। किस किस विषय को? मनुष्य जाति के शरीर, समाज तथा संस्कृति से संबंधित समस्त विषयों का समावेश है। साथ ही मानव शास्त्र का अध्ययन किसी विशेष समय या समाज तक सीमित नहीं होता। याद रखिएगा, क्या याद रखना है? मानव शास्त्र का अध्ययन किसी विशेष समय या समाज तक सीमित नहीं होता। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत भूतकाल तथा वर्तमान, आदिकाल तथा सभ्य मानव और समाज दोनों ही आते हैं। मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है, चाहे वह मानव आदिकालीन हो या सभ्य युग का, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो इस प्रकार मानव समाज के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्विकास के विभिन्न पक्ष मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। विभिन्न प्रजाति, समाज तथा संस्कृति का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना मानव शास्त्र का विशेष उद्देश्य है। मैं पूछने वाली हूँ आपके असाइनमेंट में कि सामाजिक मानव शास्त्र का क्या विशेष उद्देश्य है, तो आप क्या लिखेंगे? विभिन्न प्रजाति, समाज तथा संस्कृति का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना मानव शास्त्र का विशेष उद्देश्य है। मानव शास्त्री तुलनात्मक अध्ययन विशेषकर आधुनिक समूह तथा सभ्यताओं के अध्ययन में करते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में मानव शास्त्र का ध्यान दुनिया के सभी विभिन्न स्थानों पर बसे हुए मानव समूहों की सांस्कृतिक समानताओं तथा भिन्नताओं का अध्ययन करना है। तो मेरे बहुत अच्छे बच्चों, आपने बहुत कुछ पढ़ा, जाना, समझा। अब मेरी बात आप तो कितना किस रूप में पहुंच पाई है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर जानती हूं कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप उन्नति प्राप्त करेंगे।
आप उत्तरोत्तर जीवन के उन सारे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आपने देखे हैं और जो आपके माता पिता ने देखे हैं। तो कदम बढ़ाइए अपनी सफलता की ओर। बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, अपने पाठ्यक्रम को पढ़िए और ये याद रखिए, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास नहीं होंगे, अच्छे अंकों से पास नहीं होंगे, अपितु साथ ही साथ आने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी ये सब कुछ जो आपको पढ़ाया और समझाया जा रहा है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो पढ़िए और खूब खुश रहिए, जीवन में उन्नति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।